Today, on behalf of Homeopathy Study Circle, I, Dr. Varun Chaudhary, convener of Homeopathy Study Circle, we gathered here for our annual scientific seminar. But before proceeding for the sessions or our scientific sessions, with deep sorrow and heavy hearts, we announce that the founder of Homeopathic Study Circle, Dr. A. Kaushik sir, is not among us anymore. His divine departure happened on 15th of April 2025, which is very shocking for all of us. Though he was suffering from chronic illness from last few months, he was admitted in the hospital also. So through this seminar, we want to give a tribute to the sir. And now I request our chairman, Dr. Mala Sharma, please come on the stage and say a few words about him. Ma'am, please. हमेशा उनकी उपस्थिति हमें अलग एनर्जी देती है, लेकिन फिर भी हम उसी एनर्जी के साथ आज और आज के बाद आने वाली सभी सीएमईज को इसी तरह कंडक्ट करते रहेंगे। डॉक्टर कौशिक आज हमारे बीच नहीं रहे, उनके निधन की खबर सुनते ही गहरा दुख लगा। होम्योपैथिक जगत में जैसे सन्नाटा छा गया। होम्योपैथिक जगत ने एक बहुत ही कीमती हीरा खो दिया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। विधि का नियम है, जो इस संसार में आया है उसे एक दिन जाना ही है। अगर जन्म हुआ है तो मृत्यु भी निश्चित है। इस जीवन के रहस्य को आज तक कोई नहीं समझ पाया, लेकिन इस सफर में जो महत्वपूर्ण काम आप करके जाते हैं वही लोगों के दिलों पर छाप छोड़ते हैं। अपने जीवन को इस तरह जिए ताकि आपके जाने के बाद भी आप लोगों की प्रेरणा बन सके और लोगों के दिलों पर आपके अच्छे कार्यों की छाप जिंदगी भर बनी रहे। डॉक्टर कौशिक ने अपना सारा जीवन होम्योपैथी को समर्पण किया। होम्योपैथी के लिए बहुत काम किए। 30 साल से मोर देन 30 years ही हैज बीन रनिंग होम्योपैथिक स्टडी सर्कल, जहाँ पे सभी होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो होम्योपैथी में इंटरेस्ट रखते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर पढ़ना चाहते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, महीने में एक दिन सेंट मार्केट स्कूल में मिलते हैं 3 से 5 बजे के बीच में, फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ एवरी मंथ। वहाँ पे मैं चाहूँगी और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और आएँ, ताकि हम होम्योपैथी को बेटर वे में एक दूसरे के ज्ञान से सीख पाएँ। डॉक्टर आदित्य कौशिक ने अपना पूरा जीवन होम्योपैथी को समर्पण किया। आज उनके द्वारा शुरू किए गए होम्योपैथिक स्टडी सर्कल से हम सब जुड़े हैं और भविष्य में भी उनके कार्य को इसी तरह आगे बढ़ाते रहेंगे। आज की सीएमई में उनकी अनुपस्थिति हम सबको महसूस हो रही है, लेकिन वो जहाँ भी होंगे हमें अपना आशीर्वाद देते रहेंगे। उनके ज्ञान और मार्गदर्शन को हम अपना आदर्श बना के इस होम्योपैथिक स्टडी सर्कल को काफ़ी आगे ले जाना चाहेंगे। मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देते हुए सीएमई का कार्यक्रम आगे बढ़ाने का अनुरोध करती हूँ। धन्यवाद। From last almost 30 to 35 years, Homeopathy Study Circle is carrying the legacy of classical homeopathy through CMEs and through classes. It is very difficult in the past when there were no colleges, no communications, there were no means of communication. Dr. A. Kaushik sir has started classes in a single room. There were 2 to 3 people at that time. So that consistency, that dedication is there, so that we are here together for him today. So I request Dr. Badan Kumar Sharma, our Vice Chairman, and he was also a close associate of Dr. A. Kaushik sir. Sir, please come on the stage and say a few words about him.
समय बहुत बलवान होता है। हम पिछले 2 महीने से इस प्रोग्राम को हनीमैन जी के 270वें जन्मदिन को मनाने की सभी तैयारी कर रहे थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि कालचक्र हमें हमारे हीरे जैसे डॉक्टर आदित्य कौशिक जी को समय छीन लेगा और हमसे वो दूर हो जाएंगे। लेकिन जो दिलों में रहते हैं वो कहीं नहीं जाते, वो हमारे पास ही रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द रहेंगे, हमारे दिलों में रहेंगे और वो जहाँ भी होंगे उनका आशीर्वाद हमें ज़रूर मिलता रहेगा। उनको हमारे होम्योपैथिक स्टडी सर्कल से इतना लगाव था, उन्होंने 30 साल पहले मेरे साथ मिलके और डॉक्टर पुरी के साथ मिलके ये शुरुआत किया था सेंट मार्गरेट स्कूल में। और मिस्टर गोस्वामी उनके फ्रेंड थे जो सेंट मार्गरेट स्कूल के ओनर हैं। और डॉक्टर ज्ञानदास वाधवानी जी हमारे साथ कंटिन्यूसली जुड़े रहे और उनके साथ हमने मैटीरिया मेडिका प्योरा सारा पढ़ा, कैंसर पढ़ी सारी पढ़ी, फेरेंटस मैटीरिया मेडिका आजकल भी चालू है, वो सारा हमने भी किया। और डॉक्टर आदित्य कौशिक जी के साथ मैं जब एमएचएमसी में फर्स्ट ईयर में गया तो वो 3rd ईयर में थे और तब से लेके अब तक मेरा उनके साथ एसोसिएशन रहा। वो सिंगल मेडिसिन प्रिस्क्राइबर थे, बहुत अपने वर्क में सिंसियर थे और बहुत ही ऑनेस्ट और लालच से कहीं दूर, सिर्फ होम्योपैथी को प्यार करने वाले, ह्यूमैनिटी के जो भी अच्छे से अच्छा वो कर सकते थे वो करते थे। और स्टडी और लर्नर तो वो शुरू से रहे और आखिर तक वो लर्न ही करते रहे और हम सबको भी साथ में लेके चलते रहे। हम भी महीने में एक बार CME जो करते थे मार्गरेट स्कूल में, चाहे उपस्थिति बिल्कुल ठीक हो जाए लेकिन डॉक्टर साहब चाहे उनको 2 सपोर्टर लेके आना पड़े, आखिर में उनके जो परेशानी थी सेरिब्रल एट्रोफी की, उसकी वजह से उनको चलने में दिक्कत आती थी, लेकिन वो अटेंड जरूर करते थे और हमारे से ज़्यादा पॉजिटिव होते थे। तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा और लाइफ में अगर पॉजिटिविटी अगर किसने देखनी हो तो हमारे डॉक्टर आदित्य कौशिक जी इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण थे और वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। हमारा उदाहरण हम उनको आदर्श मान के उनका अनुकरण करते रहेंगे, अनुसरण करते रहेंगे और उनके पचिन्हों पर चलेंगे और इस होम्योपैथिक स्टडी सर्कल को इसी तरह हम जारी रखने की कोशिश करेंगे और आप सबके सहयोग बेटा मिलता रहेगा तो हम इसको आगे तक लेके जाएंगे। जय हिंद। ओम शांति। We'll give 2 minute silence for Dr. Aditya Kaushik sir, which will be followed by Shanti Path for 1 minute. Then we'll start with our scientific sessions. Please.
gentlemen, esteemed doctors, colleagues, and dear students, it's my great pleasure to welcome you all to this intellectual meet on the topic of transinusitis, organized by the Homeopathy Studies Circle. Today, we gather here to update our knowledge, share experiences, and discuss recent advancements in the concerned topic. I request our chief guest, Sir Dr. B.S. Johari. So please come up on the stage for the lamp lighting. Dr. Mala Sharma, Dr. P.K. Sharma. I request Dr. Sushil Ras, Dr. Deepak Sharma, Dr. Priyank Sharma, please come on the stage, sir. Dr. Reena Goyal, Samir sir, please sir. Please, if you can come on the stage, please. I request all the dignitaries to present. Please be seated. Our chief guest, Dr. B.S. Johari, is a veteran homeopath with over 45 years of clinical experience. He is a leading figure in the classical and predictive homeopathy. He is the former president of Rashtriya Homeopathy Sangh and a core member of Samvardhani Nyas. He runs 2 established clinics in Delhi and mentors over 150 young doctors through his Learning Together initiative. He is the founder of Asha Ki Kiran, a free quarterly camp for children with congenital genetic disorders, and editor of Wisdom for Health, a magazine promoting holistic well-being. He is recognized nationally and internationally. Dr. Johari's work blends clinical excellence with deep compassion, guided with philosophy of Vasudeva Kutumbaka. I request Sir to kindly come on stage and say a few words. सेकंड लाइन खाली है आ जाओ नमस्कार। आज के सत्संग में श्री सेमिनार सत्संग समझते डॉक्टर वरुण चौधरी और जिन लोगों ने ये जो पीड़ा डॉक्टर आदित्य कौशिक ने एक लगाया पौधा, उसको बराबर जो है उसको फलने फूलने का पूरा उनका परवरिश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ होम्योपैथी स्टडीज सर्किल मुझे एक बार मौका मिला था इसमें जाने का, बोलने का, 30-32 साल की इस यात्रा में मुझे याद थी।
लास्ट टाइम जब उन्होंने कहा कि कारण से डॉक्टर कौशिक का फोन आया तो मैं तब व्यस्त था ऐसा मैं जा नहीं पाया, लेकिन मैं बराबर डॉक्टर ज्ञानदास सुधानी और बाकी लोगों में मैसेज पता चलता रहता कि ये बहुत बढ़िया है। मैंने सत्संग शब्द क्यों इस्तेमाल, लेकिन बिन सत्संग विवेक ना, ये जो बात हमारी पुरानी बात है और पिछले 10 अप्रैल को जो इस बार वर्ल्ड होम्योपैथी डे था, सोशल मीडिया पे पूरे हिंदुस्तान में गजब की एक्टिविटी, हैरान था, इतना अच्छा लगा कि होम्योपैथ बराबर अपनी नॉलेज को अपडेट करने में, ये बहुत ही बड़ी बात है। हम न केवल पेशेंट को इवॉल्व करते हैं, सॉइल करेक्शन के माध्यम से करते हैं। मैं ये वर्ड पैन साइनसाइटिस सोच रहा था, एक जमाना था ये शब्द नहीं था, सिंगल इथमॉइड साइनसाइटिस, मैक्सिलरी साइनसाइटिस, पहले ये हुआ करता था। पिछले 50 साल में 74 मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था, नेहरू कॉलेज। 50 साल की इस यात्रा में शक्ल बीमारी की कहाँ से पहुँच गई, हम सिंड्रोम पहुँच गए। मैं पिछले 45 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 25 साल से जेनेटिक डिसऑर्डर्स, 50 साल पहले मेरे क्लिनिक में नहीं था, ऑटिस्टिक बच्चे, आज ये हालत है। हर रोज मैं एक नया केस ऑटिज्म का देख रहा हूँ और साथ साथ सीपी, डाउन सिंड्रोम, बड़ा दुख होता है। एक बात मैं कहना चाहूँगा, मेरे कई मित्र ऐसे एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं जिनकी सेवा करने मौका मिलता है। मौलाना आज़ाद के कई टीचर्स भी आते हैं, वे टीचर से मैंने ऐसी बात बोली, मैंने सर आप जो है पढ़ा रहे हो, तुमको डिस्पेंसिंग केमिस्ट बना रहे हो या क्यूरियस डॉक्टर्स, इंक्विजिटिव डॉक्टर्स? मेरे बात तो ठीक है, मैंने कहा कोई पूछता नहीं है 20 साल से ये दवाई खा रहा हूँ, मैं एलेग्रा खा रहा हूँ या ये खा रहा हूँ, वहीं के वहीं हाल है मेरा। मैं फिर हर सीजन चेंज ऑफ वेदर में बीमार हो जाता हूँ। 20 साल से डायबिटीज की दवाई खा रहा हूँ, कोई सोच ही नहीं रहा इस विषय पे। लेकिन मैं समझता हूँ जो डिवाइन साइंस है और जो पिछले 50 वर्ष की यात्रा में मैंने देखा है कहाँ से कहाँ पहुँची है। एक ज़माने में क्रीमी लेयर जाती थी MBBS करने, आज ऐसा नहीं। आज मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, कमाल के बच्चे कमाल का काम कर रहे हैं, अपने क्लिनिक में चमत्कार कर रहे हैं। तो उस सब के पीछे जो सोल हैंड है वो हमारे सूर्य जैसे आदित्य कौशिक, एक ज़माने पहले डॉक्टर जी कांजीलाल, मुझे याद है, मैं उस ज़माने से होम्योपैथी से जुड़ा हूँ जब डॉक्टर कांजीलाल थे। उन्होंने भी बहुत ऐसी एक्टिविटी, हिमाई का जो है फाउंडर मेंबर वही थे। इस तरह के ऐसे प्लेटफॉर्म्स डेवलप करने का उन्होंने जो बीड़ा उठाया और किया, उस परंपरा में पिछले 30-35 वर्षों से डॉक्टर कौशिक, मैं समझता हूँ सूर्य एक रात के बाद उदय होता है, ऐसे ही हमारे डॉक्टर कौशिक हैं और उनकी प्रतिभा हम सबको आज भी महसूस हो रही है। हमेशा वरुण चौधरी, डॉक्टर हमारे चारू जी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं कई लोगों को जानता नहीं हूँ, मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन उन सब के माध्यम से ये लौ बराबर चलते हैं। मैं दो बात और कहना चाहूँगा कि मैं आजकल जब इतने दिन से दवाई बांटते बीमार होने के बाद हमारे चांसेस कम हो जाते हैं। अगर बच्चा कोई 10 साल का ऑटिस्टिक आया, उसको ठीक करना मुश्किल है, सीपी चाइल्ड आसान नहीं है, तो क्यों ना प्रिवेंटिव हेल्थ पे काम किया जाए। मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप साथ साथ अपना जो इवॉल्व हो रहे हैं, जो नॉलेज बढ़ा रहे हैं, उसमें इस पे काम करिए, प्रिवेंटिव हेल्थ पे काम करिए। प्रेगनेंसी में उसी के जर्नी में भगवान की असीम कृपा से मैं संवर्धनी यहाँ से ट्रस्ट है, हमारे संघ का राष्ट्रीय सेविका समिति का ट्रस्ट है हैदराबाद, इसमें हेड ऑफिस में उसकी सेंट्रल टीम में हूँ और हम लोग
गायनेकोलॉजिस्ट और होम्योपैथिक डॉक्टर्स, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के माध्यम से हम चाह रहे हैं कि हर प्रेग्नेंट लेडी को गर्भ संस्कार से जुड़ना चाहिए। वो क्यों? जो संस्कारित करना बच्चा पैदा करने के बाद, पैदा होने के बाद हम सब जो भी पेरेंट्स हैं वो संस्कारित करते हैं। ये काम पहले दिन से रादर कंसीव करने से पहले शुरू होता है। आप सबकी इसमें बहुत महत्वपूर्ण इस सिलसिले में गर्भ संस्कार के बारे में जानने के लिए आप जो कुछ हमारी पूरी टीम है संवर्धनी न्यास की, और चांस की बात है आई एम द ओनली मेल हमारे फीमेल डॉक्टर्स, तो हमारी जो ये चीज डेली चैप्टर जो है DNA का डॉक्टर राधा जैन, तो वो भी हमारी बहुत इम्पोर्टेंट मेंबर है उसकी और बड़ी बहुत एक्टिव है। तो एक बात तो ये है, कैंसर होने के बाद क्या हालत होती है, इस तरह का ट्रीटमेंट है क्या है, क्या हम प्रिवेंट नहीं कर सकते? तो मैं कई बार ये बात कहता हूँ, 140 करोड़ लोगों को होम्योपैथी की जरूरत है। यंग डॉक्टर्स के लिए बहुत बड़ा स्कोप है। लोगों को पता नहीं है, पर्पस ऑफ लाइफ नहीं पता। डॉक्टर एनीमैन ने हायर पर्पस ऑफ लाइफ की जो बात की है, उसमें जहाँ कहीं भी डिवीजन होता है तभी पैथोलॉजी आती है। हम कहीं रैशनल नहीं होते, कहीं हमारा सोच रैशनल नहीं होता, गीता के मुताबिक हम जी नहीं रहे। जो भगवान कृष्ण ने जो बातें कही हैं कि मुझे कौन सा भक्त प्रिय है, वो बात हम शायद, मैं अभी आजकल डॉक्टर हर्षवर्धन मेरे पास आ रहे हैं, तो मुझे बहुत बड़ा है, मुझे उनकी सेवा का, उनके परिवार की सेवा का अवसर मिला है। मैं डॉक्टर साहब से कई बार चर्चा करता हूँ, मैंने कहा सर मेडिकल कॉलेजेस का करिकुलम में चेंज की आवश्यकता, वो चेंज यही है, प्रिवेंटिव है। आपको सबको पता है जो एलोपैथी से भी जुड़े हुए हैं कि सबसे लीस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट अगर कोई है प्रिवेंटिव एंड सोशल मैनेजमेंट। यहाँ उसमें कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है, यहाँ उस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस है। मैं जाने क्या कारण है, कौन सी इंडस्ट्री चलानी है, मैं तो इस बात का कायल हूँ कि प्रारब्ध निश्चित है, जो पैसा मुझे मिलना है, जो सुख मुझे मिलना है, उसके पैसे के लिए काम करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे मिशन की तरह, हर डॉक्टर को एक मिशन की तरह की आवश्यकता है। करोड़ लिखे पैसे भी आएंगे, कोई रोक नहीं सकता उसको। हम होम्योपैथ बन के लिए अच्छा खासा तो उसमें ये कोई बात नहीं, काम करने के लिए काम करना है। दूसरी बात, होम्योपैथी के माध्यम से, डिवाइन साइंस के माध्यम से आप जो सिफिलिस से सूरत यात्रा है, तमस से सात्विकता की यात्रा है, बखूबी आप कर सकते हैं। अगर आप जो प्रिंसिपल्स हैं ऑर्गेनाइज के, ऑर्गेनाइज बार बार पढ़ें। मेरे पास जितने स्टूडेंट्स आते हैं, एक बार खत्म हो दोबारा शुरू करें। एक और बात, सेकेंड एफोरिज्म की बात अगर मैं करूं, ये एडवांटेज, ये यूएसपी जो है होम्योपैथी का है, जहाँ पे वो बात कह रहे हैं कि कौन सा इलाज होना चाहिए, रैपिड, जेंटल, परमानेंट, और जो ले डाउन प्रिंसिपल्स हैं उनके बेस जो कंप्लीट एनिलेशन ऑफ डिजीज। मैं एक केस आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, एक बार स्पीकर पार्टी करने में, तो मैं डॉक्टर ज्ञान और डॉक्टर संजय राणा से प्रार्थना करूँगा कि 2-4 मिनट उनके ले रहा हूँ। तो केस मेरे पास आया, ये केसेस आप भी लोग ट्रीट कर सकते हैं। 5th मंथ प्रेगनेंसी का, कॉर्ड अराउंड नेक, कॉर्ड अराउंड नेक की तो चलो कोई बात नहीं, कॉमन मामला है, 20-25% हो गई। लेकिन अगर कोई फीचर डिस्ट्रेस हो जाए तो ये अलार्मिंग है। वो लेडी प्रेग्नेंट थी, वो उसकी मदर इन लॉ मेरे क्लिनिक पर आई। मैंने पूछा क्या बात हुआ, तो हम लोग एक बात जो हम सब जानते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम आने से, कोई भी पैथोलॉजी आने से एक कुछ ना कुछ घटना पहले होती है, कुछ ना कुछ बात सब लोगों ने, अच्छा डॉक्टर हैमर को किन लोगों ने हाथ कम। मैं 2010 में डॉक्टर हैमर फेमस ऑन्कोलॉजिस्ट हुए हैं,
जो उन्होंने बात कही कि बायोलॉजिकल फिनोमेना है हर पैथोलॉजी से पहले। हर पैथोलॉजी का एक माइंड है, चाहे वो साइनसाइटिस या कोई भी एडी प्रॉब्लम हो। तो वो केस मेरे पास आया और मैंने लेडीज से पूछा कि क्या बात हुई, नॉर्मली पूछने गई 2-4-5 दिन पहले हुआ क्या, ये बंदा इस मुसीबत में क्यों आया। वो चुप ऐसे करके पूछा तो इसी क्या बात होगी जो ये दिक्कत आ गई। और खासतौर पर चलो हो जाता है कॉर्ड हमने लेकिन जो डिस्ट्रेस हो रहा है ये अलार्मिंग बात नहीं है। सोनोलॉजिस्ट ने ये बताया तो कहने लगी ये बच्चा हमारा नहीं, बच्चा हमारा नहीं, हमने इसको किसी से बात करते हुए पकड़ा। और मैंने इसके पेरेंट्स को हम लोगों ने मैसेज दिए, दिल्ली की बड़ी बहुत पैसे वाली फैमिली है, बड़े लोग हैं, तो बहस तो क्या करोगे जो रिएक्टिव है वहाँ बहस क्या करोगे। मैंने अब सोचा और वो बोल नहीं रहा पेशेंट, देखिए ऐसी भी केस चेकिंग होती है जहाँ पेशेंट की बोल नहीं किधर है। तो मैंने सोचा कि एक सिचुएशन, एक मैंने ड्रामा क्रिएट किया और मैं उस लेडी के रूम में चला गया। मैंने कहा भाई बाहर ये हाल हो रहा है, मेरी दादी जो है ये कह रही है यू आर ए बास्टर्ड, तो तुम इस परिवार के नहीं हो, मुझे पैदा होना चाहिए नहीं। मेरी तो यही तरीका है, मैं हर सिचुएशन में जाके उसको समझने का कोशिश करता हूँ, तो सेंसिटिविटी को पकड़ता हूँ और उसका रिएक्शन मेरे समझ में आता है। ये मैंने गुरुजनों डॉक्टर विजय कर, डॉक्टर अनिल अग्रवाल, डॉक्टर एलन खान और सबसे पहले डॉक्टर हेनीमैन जाना सीखा। तो पाया क्या क्या कंडीशंस हुई, इनसिक्योरिटी हो गई, क्या होगा फ्यूचर क्या होगा, और अंदर उस बच्चे को क्या लगा यार मरने के लिए वहाँ क्या अवेलेबल था, और फांसी। सिंपल दो रूब्रिक्स रेपर्टरी में लगाए, इनसिक्योरिटी और सुसाइड बाय हैंगिंग। मेडिसिन निकल कर आई आर्सेनिक, आर्सेनिक LM1 हाफ आवरली मैंने उनको देना शुरू किया। मैंने कहा 24 घंटे में अल्ट्रासाउंड देखते हैं, 24 घंटे के बाद कॉल नहीं आई, 2 दिन बाद फोन आया कि वो रिलीज हो गया, वो नॉर्मल हो गया, बच्चा स्टेबल है। मैंने कहा आप दवाई कंटिन्यू रखिए, जरा इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, पूरा नहीं और एक बार आना है। क्या इसे आप कंप्लीट की ओर बोलेंगे? क्या सब चीजें ठीक हुई? नहीं। कंप्लीट एनिलेशन ऑफ डिजीज के लिए वो एनवायरनमेंट ठीक होना था। जब वो बच्चा पैदा हो तो उसको सब एक्सेप्ट करें। एक हफ्ता दवाई तो लेडी ले रही है और पूरे एनवायरनमेंट में इसका इफेक्ट हो रहा है। एक हफ्ते के बाद वो अपने हस्बैंड के साथ है, तो मैंने पूछा सब ठीक ठाक है, ऑल वेल? तो वो मुझसे उसका हस्बैंड कहता है उसको पता लग गया था कि उन्होंने ये बात ऑब्जर्व करी है कि घर में इस तरह की घटना हुई। उसने कहा कि ये बच्चा मेरा है, मेरे सामने बोला, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, फिर उसने ये बोला कि बच्चा मेरा है, मैंने सबको कहा। और इससे और ऊपर एक बड़ी बात, मेरी मदर ने मेरी वाइफ से पैर छू के माफी मांगी है कि हमने पाप कर दिया, तुम हमें माफ कर। ये जो कंप्लीट एनिलेशन ऑफ डिजीज है, ये एडवांटेज इससे तो आप उसको अच्छे से पढ़िए इस साइंस को। मैं तो बहुत सारे, आज मेरा दिन नहीं है, आज समीर राणा का दिन है और डॉक्टर ज्ञानदास का दिन है। मैं इतनी बात करके बात को विराम देता हूँ और ऐसे सत्संग हमारे रेगुलर होते रहे और हम लोग, मैं कहूँगा डॉक्टर राणा से भी ये बात कि टेस्ट जो है जानने के बहुत इच्छुक है और शायद ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर हैमर को किसी ने पढ़ाओ या ना पढ़ाओ, एलोपैथ ने, मैं जानता हूँ, मैं कई बार मुझे कैंसर हॉस्पिटल में भी टॉक का मौका मिला है, तो मैं जब उनसे पूछता हूँ कहते हैं कि पढ़ा नहीं, लेकिन होम्योपैथ को
जानते हैं, उसका पूरा फ़ायदा उठाते हैं, वहाँ से सेंसिटिविटी को पकड़ते हैं, वहाँ से रूब्रिक्स पकड़ते हैं और प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। ब्रिलियंट केसेस हम लोग ट्रीट कर रहे हैं। अभी हमारी यात्रा लंबी है। आप सबको सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अवेयरनेस पे काम करना चाहिए, जिससे लोग देर से ना आए। एक ऑटिस्टिक बच्चा जो 4 साल से पहले आता है, उसके 100% ठीक होने के चांसेस हैं। जैसे बड़ा होता जाता है ब्रेन प्लास्टिसाइज हो जाता है और मुश्किल होती है। मेरे पास 24-25 साल का भी ऑटिस्टिक बच्चा है, जिसको उन्होंने घर में बंद करके रखा। न वो पेरेंट्स कहीं जाते हैं, मतलब ये लोग कहते हैं हमें पता ही नहीं था। तो ये काम सरकार को करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है उससे ज़्यादा हम सभी लोगों को काम करना चाहिए, क्योंकि इससे हम सबका भी काम हो है। हमारे पास पेशेंट ज़्यादा आएंगे जब उन्हें पता लगेगा। तो इसके साथ मैं आप सब बहुत आभारी हूँ। मैं कौशिक का आभारी हूँ, इस टीम का जो पौधा ये जो है खूब बहुत बड़ा वृक्ष हो और इस पे खूब फल फूल हो। इस उम्मीद के साथ, इस कामना के साथ मैं आपको So, for the next session, I invite the chairperson, Professor Dr. A.K. Gupta, who is practicing homeopathy since 1977. He is the founder director of AKG OB-HAMS, accredited in Limca Book of Records, pioneering integration in healthcare. National Secretary General, the Homeopathic Medical Association of India. He has educated numerous students in India and abroad, doing special research work in cases of MND patients. The list of his authorship goes endless and includes Childhood Challenges, the Homeopathic Approach, published by Sun Publishing, New York. He has delivered talks over AIR and Doordarshan TV and many TV channels in various health programs. He has received plenty of awards, the latest one being Homeo Bhushan Award 2024. He actively participates and presents scientific papers in various national symposiums and national international conferences in India and abroad. I welcome you, sir, as chairperson of this session. Now we have our first speaker, who is a renowned ENT surgeon in Delhi and also has a teaching experience of more than 20 years in homeopathic medical colleges. And I would like to say he is the modern Dr. R.D. Cooper. Like 200 years back, there was a doctor during Hahnemann's time, Dr. Cooper, who was an ENT surgeon, but who always promoted homeopathy and last he converted to homeopathy and practiced homeopathy. So now, I think Dr. Sameer Rana, he is the modern Dr. R.D. Cooper, who is teaching us the clinical aspects of ENT. Thank you, sir. Thank you. Good morning, respected seniors and my dear friends. Our students are also there. First of all, I would like to give my heartfelt condolences to Dr. Kaushik's family. I have not been able to meet him personally, but there has been things coming to my ear because I have been associated with homeopathy for the past 22 years. And Dr. Johari, the renowned homeopathic teacher here, we always get his patients to us and our patients to him. Like this journey of homeopathy began in 2003 when I met Dr. S.P.S. Bakshi, being a family friend. He said that come and teach in my college. So I told him, sir, मैं खुद नहीं पढ़ा आज तक, मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या? So I had just completed my post graduation at that time. And in any case, he insisted that you had to come. I went once, and that day and today, no looking back. I always long to see, use the
Tuesdays and Fridays when I had to go to the college and teach. And of course, in the college, Dr. Pankaj is not there, and he's going to come. Dr. Gyan, I have been associated with him also few years back. बहुत अच्छी बात करी डॉक्टर जॉनी ने कि आज का सेशन जो है वो सत्संग की तरह होना चाहिए। बहुत अच्छी बात करी है। आई एम ग्रेटफुल टू यू सर। बहुत सारी बातें आपने ऑलरेडी कह दी थी कि मैंने कहनी थी। सो इट शुड बी अ इंटरैक्टिव सेशन रादर देन जो मैंने आपको पढ़ाना है वो सब कुछ किताबों में लिखा हुआ है। एंड इन टुडेज एज आपको सब कुछ मिल भी जाता है इंटरनेट पे। And secondly, what strikes me is this integrated approach of allopathy and homeopathy coming together. मेरा काम बहुत आसान कर दिया है वरुण ने, अनुभव ने, यहाँ वही करके जो मैं 20-22 सालों से कर रहा हूँ। Sir, we have been running an OPD in Maxwell Homeopathic Medical College, and just to tell you that we have treated cases like bilateral sensorineural hearing loss with homeopathy. Of course, एलोपैथ का एक इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि diagnosis is very important. First of all, there has not to be any other. Welcome, Dr. Neelu, our secretary here in IIM East Delhi branch. Thank you everybody for coming. So she has just joined as secretary. She is a renowned gynecologist of this area. तो बात वही मैं कह रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे केसेस हमने ट्रीट किए हैं, SN लॉस के, सुपीरियर लेरिंजियल पैरालिसिस के, मेस्टोइडाइटिस के, in which SN loss, superior laryngeal paralysis, you need some kind of prosthesis so that person can live his life. But in that case, treat हुए cases को, and we have documented cases with homeopathy जिनको और इसकी जरूरत नहीं पड़ी. So it is high time now that we should be looking towards an integrated approach. As sir said बहुत अच्छी तरह से कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है इनके लिए, और सर वही बात कर रहे हैं जो एंटीनेटल हिस्ट्री के बारे में बात करी गई और जिन्होंने बहुत साल पहले। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसी को आगे करते हुए वी शुड नॉट बी लाइक टेकिंग मच टाइम, बट इसी को आगे करते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि rather than going what is sinusitis, what is rhinosinusitis, what is pansinusitis, what is other things, let us we have renowned homeopathic physicians here, we have budding homeopathic physicians here. एक ये सर ये लड़का है अनुभव, ये सर इंटीग्रेटेड अप्रोच का जीता जागता मिसाल। The way he has come over the past 3 years for diagnosing a disease, and I have been talking to him regularly, treatment wise also, he has been benefited like anything. So people like him, people like Varun, people like other people who are still postgraduates, maybe Friday, if they come over, I will be very happy, because एक साल में मेरा बस एक रहता है कि एक साल में एक स्टूडेंट ऐसा होना चाहिए जो कुछ लेके जाए हमारे। So going forward with this, I would like it should be an interactive session. So आप लोग most of you are doing practice either in the college or on your own practice, and sir बैठे हुए हैं with vast experience, sir है इधर। तो let's discuss some refractory cases and let us
try to find out the cause of it. If at all, Dr. Johari or Raj sir, you want to discuss some case which was refracted to you or anybody else. Anybody from the audience, if you want to discuss any case of sinusitis, Surprising, yeah. एक पिछले दिनों एक केस में पास सडन हियरिंग लॉस था, तो ENT स्पेशलिस्ट ने ये कह दिया था कि परमानेंट हियरिंग एड यूज करना। वही बात जो मैं बायोलॉजिकल फिनोमेना की बात कर रहा हूँ, जैसे हम साइनसाइटिस की बात कर रहे हैं, डॉक्टर समीर राणा का मेरा बेटा भी आपका स्टूडेंट रहा है, वैक्सीन कॉलेज से उसने किया निपुण, जो नहीं है हमारे बीच में। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं होता, अगर सर्जिकल इंटरवेंशन भी हुई तो रिकरेंस होगी और कुछ हो जाएगा, पता लगा शिफ्ट हो गई डिजीज। तो इस बात को ध्यान रखते हुए होम्योपैथी का बहुत बड़ा रोल है, क्लासिकल होम्योपैथी का रोल है, जहाँ पे बायोलॉजिकल फिनोमेना को हम एड्रेस करें, सेंसिटिविटी को एड्रेस करें। तो केस में 1 मिनट बताता हूँ, आपको टाइम दे रहा हूँ, सॉरी। तो मेरे पास ये आई, जैसे पूछते हैं कि भाई क्या हुआ इससे पहले, तो पता लगा उनकी एक बहुत बड़ी प्रेस है और उसमें वो पूरा कंप्लीट काम करके देते हैं, बाइंडिंग सब होती है। तो एक बहुत बड़ा उनके पास काम आया। अब काम आया तो बोर्ड से बोल दिया होगा उन्होंने कि भाई ज़रा अलर्ट रहना है, ये रहना है। जो उनका हेड पर्सन था वो ऑफेंड हो गया इस बात से, और उसने आया ही जिसे ये फ़ोन करे जाए उसको, वो फ़ोन ना उठाए, मैसेज नहीं, कुछ नहीं, कान वहीं लगे हुए थे उसके उनके से। और इसमें जो भी कुछ लोग आते हैं वो सब आ भी गया, लेकिन हमने यहाँ से इस बात को समझा कि ये देखिए जो भी कोई भी पैथोलॉजी आती है, टंग में जैसे कोई पैथोलॉजी आए तो आप समझिए कि कहीं ये जुबान छोटी, ब्रेस्ट में कोई पैथोलॉजी आई तो पता लगा कि बच्चा कोई अनटाइमली चला गया है, कुछ बच्चा बीमार पैदा हो गया, लेंथ है ब्रेस्ट उनका साइज बढ़ता है, ज़्यादा फीड की ज़रूरत है क्राइसिस में, एक बात नहीं है। खैर ये जब आप डॉक्टर हैमर को पढ़ेंगे, मैं सर आप चाहूँगा डॉक्टर समीर राणा कि आप भी ज़रूर डॉक्टर हैमर को पढ़ें। डॉक्टर राय गियोर्ड हैमर, जर्मन न्यू मेडिसिन, हमारे करिकुलम में ये होना चाहिए। तो देख के हमने देखा उनका एंगर, उनकी स्पीड, इलेप्स वाज प्रिस्क्राइब्ड 48 आवर्स में कंप्लीट, क्योंकि हमने एड्रेस किया कॉज। अब हियरिंग एड पे अगर कुछ नहीं होता तो वही इलाज था। मेरे कहने का मतलब ये है कि बायोलॉजिकल फिनोमेना पीछे क्या बात हुई है, वो सब बात को समझ के प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए। तो आप लोग कमाल करते हैं, थैंक यू। सॉरी सर, anybody else? Any of the students want to discuss any case from the audience? Any student case of sinusitis which he treated in his OPD or her OPD? डॉक्टर जोगी की बात कि मैं भी डॉक्टर जेकर से सब मैं शायद आपसे बहुत ज़्यादा मिली नहीं हूँ, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑल दिस स्टफ, लेकिन मैं आपके स्टूडेंट्स मेरे पास एज असिस्टेंट डॉक्टर आते रहते हैं। मैं पहली बार स्टेज पे आप लोगों से दिखाकर बोली हूँ, मुझे सिर्फ ये लगता है कि हम लोग को शायद ईश्वर ने हमें कंसेप्ट इसीलिए बनाया है कि हम जो डॉक्टर जॉइन कह रहे हैं कि हम आगे आने वाली जनरेशंस को अपलिफ्ट करें। यदि हम एक भी फैमिली को ठीक कर पाते
डॉक्टर्स इस काम में हमारा साथ दें। एंड जैसे डॉक्टर्स जौहरी बता रहे हैं, हमारे साथ बहुत सारे ऐसे एलोपैथिक डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं जो ये समझते हैं कि बीइंग ऑफ होम्योपैथ हम भी पूरी डायग्नोसिस में कम नहीं है और हम रेलिवेंटली चीज़ों को डील कर रहे हैं। हम ऐसे ही शौकिया होम्योपैथी नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे ही बिना रिसर्च के होम्योपैथी नहीं कर रहे हैं। एंड वी कैन ऑल्सो डायग्नोस। हमने लर्निंग में कभी भी कमी नहीं छोड़ी। तो ये केस मेरे पास कल ही आया, मेरी कोई पुरानी पेशेंट थी। इनको अभी प्रॉब्लम ये हुई है कि इनको सिवियर पैनसाइनसाइटिस हुआ, जिसमें इनको ओपेसिफाइड साइनसेस हैं विद पॉलीकॉइडल ग्रोथ्स है। सो मैंने कल इनकी, जैसे जोड़ी सर ने बताया, मैंने कल इनकी हिस्ट्री इनको अक्टूबर नवंबर में उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया IVF के लिए और फरवरी में इनका IVF ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो गया। 8 फरवरी को इनका कहना ये था कि मेरा IVF पॉजिटिव आ गया, प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ गया। तो डॉक्टर साहब ने जो इनकी गायनेकोलॉजिस्ट थी उन्होंने इनको बोला कि ठीक है, अभी हम बच्चे की ग्रोथ को वैल्यू करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमें आगे क्या होता है। मार्च तक सर वो चलता रहा ट्रीटमेंट। अप्रैल में मार्च एंड अल्ट्रासाउंड जब करते हैं तो गायनेकोलॉजिस्ट से कि ये तो बच्चे की हार्ट बीट नहीं आ रही है और हमें इसको अबॉर्ट करना है। तो इस लेडी ने बोला कि मुझे तो शादी के 8 साल हो गए, पहली बार IVF सक्सेसफुल है, प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई है, तो मैं अभी इसको अबॉर्ट नहीं करना चाहती, मैं 1 हफ्ता और वेट करना चाहती। 8 फरवरी को डॉक्टर ने दोबारा अल्ट्रासाउंड किया एंड डॉक्टर से कि नहीं, इसको रखने से कोई फायदा नहीं है, हमें इसको अबॉर्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि कुछ हो नहीं रहा बच्चे में एंड ये सक्सेस नहीं सकता। अब ये तो सारी पैथोलॉजिकल भाषा में उसने मुझे बता दिया। अगेन सर के अकॉर्डिंग जैसे हमने पूछा कि कुछ तो हुआ होगा ना कि जिसकी वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, तुम खुश नहीं प्रेगनेंसी से, सब कुछ लेके देन चीज फ्लोर के डॉक्टर मैं अपर फ्लोर पे रहती हूँ, नीचे वाले फ्लोर पे मेरी मदर लॉ रहती है। अब मदर लॉ ने जब इसकी IVF के बाद इसकी प्रेगनेंसी हुई तो इसको ये काम नहीं कर पा रही थी, ये ऑलमोस्ट बेडेड टाइम्स थी। मदर लॉ इनको बार बार कर्ज कर रहे हैं, ये काम नहीं करती है, बेटे को भी बता रही है कि ये काम नहीं करती है, सारे दिन पड़ी रहती है, हमारी भी प्रेगनेंसी हुआ करती थी, हम सब कुछ करते थे, ये है वो है। एंड दैट लेडी सेड कि मैं बोल तो कुछ नहीं पाई, लेकिन मेरा मन ऐसा किया, दैट इज सेंट एंड स्टिक कॉन्फ्लिक्ट, जो हम कहते हैं कि मैं उस व्यक्ति की सेंस भी नहीं लेना चाह रही थी, मुझे चाहिए ही नहीं ये व्यक्ति। जैसे जो डॉक्टर DNM जो है, जर्मन न्यू मेडिसिन जो है, डॉक्टर हेमन ने इतना ब्यूटीफुली इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया विद CT स्कैन्स कि कौन सा एरिया किस कॉन्फ्लिक्ट के साथ कहाँ पर ब्रेन में अफेक्ट हो रहा है। दिस इज मतलब मुझे उस व्यक्ति की शक्ल नहीं देखनी, मुझे उसको अपने पास नहीं देखना। एंड जो मेरी पेशेंट है उसके कल के वर्ड्स ये थे, डॉक्टर यदि मेरे फ्लोर पे आ गई ना मैं इसको गोली मार दूंगी, मुझे इसकी स्मेल भी नहीं चाहिए। एंड सर मैंने उसको प्रिस्क्राइब किया था नाइट्रम नाइट्रिकम। नाइट्रिक इज द ऑफेंसिवनेस जो उसको, और मैं शायद देखने की कोशिश करती हूँ, मैं आपको उसका डिस्चार्ज जो उसने मुझे फोटोज भेजी हैं, टिपिकल डिस्चार्ज है, बिल्कुल येलो थिक रबरी जो डिस्चार्ज होता है विद ब्लड स्टेन्स, दैट इज टुवर्ड्स सिफिलिस। अब देखना ये, मैं तो कल का केस बता रही हूँ क्योंकि अनुभव मैं पहली बार शेयर कर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं आता क्योंकि मैं सिर्फ अपने पेशेंट्स को डील करती हूँ और मुझे लगता है कि अब शायद मेरी जिम्मेवारियाँ पूरी होगी तो हम बच्चों के साथ मिले, जौहरी सर जैसे लोगों से और सीखें और अपनी साइंस को आगे लेकर जाएं। Yes, sir. Right. Thank you, ma'am. Thanks for your insight here. Right. So, मैम जो बात कर रही हैं वो एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस की बात कर रही हैं। Now, basically you should be knowing कि ये एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस कहाँ से ओरिजिन होता है। First of all, I will tell you one thing, allergic fungal sinusitis is no word now, it is rhinosinusitis, right? So wherever you want to address sinusitis, it is rhinosinusitis, as you all know. Why it is called as rhinosinusitis? Because the disease which is present in nose will be present in sinuses also, because of the same epithelium. It is present in nose as well as sinuses. So, allergic fungal rhinosinusitis जो ये मैम बता रही हैं, इसकी अगर आप हिस्ट्री लोगे, हिस्ट्री इज अगेन
the most important thing. I always intend कि आप सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट हिस्ट्री लेने में लगाए और मे बी मोर, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है तो फिर इतनी जरूरत नहीं पड़ती, बट टू स्टार्ट विद 15-20 मिनट हिस्ट्री लेने में बहुत ज़रूरी है। बेसिस इसकी एलर्जी है, लॉन्ग टर्म एलर्जी, एंड लॉन्ग टर्म एलर्जी टू एरो एलर्जेंस, टू इनहेलेंट्स, टू इंटेस्टेंट्स, तो आपको हिस्ट्री मिलेगी। साथ में जब आप बायलैटरल नेजल पॉलीपोसिस देखते हैं, दोनों नाक में पॉलीपोसिस देखते हैं, तो उसका बेसिस हमेशा यस स्टूडेंट्स, उसका बेसिस हमेशा एलर्जी होता है। तो यू हैव टू फाइंड आउट कौन सी एलर्जी है, क्या है, एंड लॉन्ग स्टैंडिंग पेशेंट डेवलप कर जाता है, एस्परजिलस इन्फेक्शन साथ में हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं एलर्जिक फंगल राइनोसाइनसाइटिस। एस्परजिलस इज द मोस्ट कॉमन फंगस, और भी है, ल्यूकर भी है, राइजोपस भी है, बट एस्परजिलस इज द मोस्ट कॉमन फंगस अफेक्टिंग द नोज। नाउ प्रॉब्लम हियर अराइजेस इज, एज शी सेड, जब भी हम बात करते हैं डिस्चार्ज की तो पहली चीज क्या पूछते हैं? यस, क्वांटिटी। क्वांटिटी इज द फर्स्ट थिंग। इतना ज्यादा डिस्चार्ज था कि उसको निकाल के फोटो भेजी मैं आपको। इट वॉज येलोइश एंड इट वॉज वेरी वेरी थिक, very very thick, inspissated, yellowish, blackish at times, blood stained, typical of allergic fungal sinusitis, या allergic fungal sinusitis। So ये बड़ा important है डिस्चार्ज के लिए, क्वांटिटी, कलर, कंसिस्टेंसी and associated with blood or some smell is there for secondary infection। So yellowish क्यों होगा ये? Because of secondary infection। Now allergic fungal rhinosinusitis जो है, हमने वैसे ये इन्होंने बोला है, सर आप बताइए कि कहाँ हमें सर्जरी करनी चाहिए और कहाँ नहीं करनी चाहिए। देखिए, it's a very thin line between doing surgery and not doing it। Of course, this case again will help immensely if you clear the sinuses, if you widen the sinuses opening and then give homeopathy post-operative। We have seen these cases like this। अब प्रॉब्लम यहाँ क्या है? यहाँ प्रॉब्लम है inspissated pus। देखिए sinuses का क्या रोल है? Why sinuses are there? Aeration is one, ventilation is other, to keep the skull light। ब्रेन हमारा उसको हीट इंसुलेशन से दूर रखे, ये सब साइनसिस के फंक्शन है। बट टू मी अगर साइनसिस ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एब्सोल्युटली नथिंग विल हैपन अगर साइनस रूडिमेंटरी रहेगा। बंदा एक बीमारी से बचा रहेगा, उसको बोलते हैं साइनसाइटिस। सिर्फ नोज में ही इंफेक्शन रहेगी, साइनसिस में नहीं रहेगी। सो साइनसिस ओनली कम इन वोग व्हेन दे आर इन्फेक्टेड, अदरवाइज कोई नहीं पूछता है। सो अब जो इंस्पिसेटेड पस है वो इतनी ज्यादा थिक है, साथ में पॉलीपोसिस है। यू ऑल नो व्हाट इज पॉलीपोसिस? इट इज नथिंग बट प्रोलैप्स्ड म्यूकोसा ऑफ द नोज, साथ में पॉलीपोसिस है। वो जो नॉर्मल ओपनिंग्स है साइनसिस की, उसको ब्लॉक किया हुआ। जब उसको ब्लॉक किया हुआ है, बस इतनी थिक है, पॉलीपोसिस है, तो एरिएशन तो होगा ही नहीं। और पेशेंट को प्रॉब्लम क्या होगी? नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, हेडेक, पोस्ट नेजल डिस्चार्ज। नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, फेशियल पेन्स या हेडेक एंड पोस्ट नेजल डिस्चार्ज, वो कार्डिनल फीचर्स हैं राइनोसाइनसाइटिस के। सो अगर आप इस केस में वेंटिलेशन बढ़ा देते हैं साइनसिस का, by opening the sinuses, by clearing the disease, and then post-operatively homeopathy देते हैं, patient will help immensely, immense help करेंगे patient का, because
I will tell you one thing. Allergic fungal sinusitis में after clearing the disease, we have to give antifungals and we have to give anti-allergics for throughout the life. Of course, एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको अपनी प्रैक्टिस में इंकलकेट करनी चाहिए, बताता हूँ मैं. But you cannot give anti-allergics for throughout the life. They have their own side effects. So एक constitutional medicine अगर साथ में दी जाए most probably, so it will help, and it has helped. It has helped our patients. Of course, they have to take for long time. There is no treatment for allergy. Allergy can only be controlled, right? But patient can have it for long time. इसके साथ जो एक बड़ा इम्पोर्टेंट है, साइनोसाइटिस क्यों होता है? साइनोसाइटिस इसलिए होता है कि जब रिकरेंट नेजल इंफेक्शंस हो, जो शुरुआत होती है वायरल से, बट लेटर ऑन बैक्टीरियल इंफेक्शन हो जाती है. सो व्हाट हैपेंस, these secretions become thick, inspissated, और जब थिक हो जाती है इंफेक्शन, जब थिक सिक्रेशंस हो जाती हैं, तो ये साइनसेस ऑस्टिया को ब्लॉक करते हैं, रिटेन रह जाती है वहाँ, वो ड्रेन नहीं हो पाती फेरिंग्स में, क्योंकि नॉर्मली जो आपकी सिक्रेशन नोज की है वो फेरिंग्स में ड्रेन होती है. दे गो एंड मिक्स विद द गैस्ट्रिक जूसेस, सो वो सिक्रेशंस ड्रेन नहीं हो पाती और वो धीरे धीरे क्रॉनिक डिजीज है, धीरे धीरे ऐसा करता है कि साइनसेस बिल्कुल ब्लॉक हो जाते हैं and patients start having these symptoms of heaviness in head, postural discharge, hyposmia, epistaxis. ये सारे फीचर्स साइनसाइटिस के. ये आप कैसे कर सकते हैं अगर पॉलीपोसिस नहीं? मैं ये सिर्फ पॉलीपोसिस की बात कर रहा है जहाँ सर्जरी करनी है. एक होती है क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस म्यूकोजल डिजीज. एक मिनट, वो भी द सीटी स्कैन ऑफ chronic rhinosinusitis mucosal disease, जो शुरुआत है साइनोसाइटिस की शुरुआत है, जहाँ सिर्फ, और मेरे ख्याल से every third Delhiite will be having this because of the growing pollution in the past 10-15 years. अगर आप अपने में से यहाँ भी मैं अगर आपके CT स्कैन कराऊँ तो यहाँ कम से कम 10 से 12 लोग मिल जाएंगे जिनको mucosal disease होता है. इंस्पिसेटेड पस, मैंने बताया था कि इंस्पिसेटेड पस जो है वो एक मेन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है. एक प्रैक्टिस में एवरी होम्योपैथिक फिजिशियन सिटिंग हियर, जो मेरे सीनियर्स हैं उनके लिए रिक्वेस्ट है, जो मेरे जूनियर्स हैं उनके लिए ऑर्डर है कि एल्कलाइन नेजल डूच आप प्रैक्टिस में रखें. एल्कलाइन नेजल डूच, every person with persistent nasal symptoms or sinus symptoms should be prescribed alkaline nasal douche. Even post operatively, जो हमने बात करी अभी एलर्जिक फंगल साइनसाइटिस की, पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट को विद कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन एल्कलाइन नेजल डूच देना बहुत जरूरी है ताकि दोबारा बस वहाँ कनेक्ट ना हो और इन्फेक्शन ना हो. इट्स वेरी इजी. उसको बोलिए कि 1 गिलास पानी को उबाल के ठंडा कर ले, किचन में जाए, आधा चम्मच डाले मीठा सोडा, 1/4 चम्मच डाले नमक, 50 ml की सिरिंज ले, वॉश बेसिन में खड़ा हो जाए ऐसे. अब ये नाक जो है ऐसा नहीं है, नाक ऐसा है, एंटीरियर पोस्टीरियर, सिरिंज 50 ml सिरिंज में भरे, ऐसे रखे, पुश द वाटर, जिसको जलनेची कहते हैं योगा में. पुश द वाटर विल कम फ्रॉम द माउथ, द अदर साइड ऑफ नोज. दिस विल क्लीन द सिक्रीशंस. एवरी क्रॉनिक राइनाइटिस साइनसाइटिस पेशेंट के साथ अगर आप ये करते हैं, आई एम टेलिंग यू, you will
get wonderful results. Wonderful results. ये जो नमक है ये it is isotonic solution, and I will not use antibacterial here, so that's not a good word, but मीठा सोडा, it prevents, it loosens the crust, ये secretions को boost करता है, तो मीठा सोडा मिल जाता है। नहीं तो आजकल तो पाउचेस मिलते हैं, नेजो वॉश करके आते हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, नेजो वॉश करके पाउचेस मिलते हैं बने बनाए, उसको एक पाउच को डाले, अगर उसको नहीं पैसे खर्च रहे रोज तो वो घर में जाके वो कहेगा कि मेरा काम मुफ्त हो गया, बट अगर खर्च सकता है पैसे तो पाउच डाले पानी के अंदर और ऐसे। सो एल्कलाइन नेजल टूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव गुड रिजल्ट्स। There are nasal irrigation pods also available, so Yeah. bada easily which we can बहुत कुछ आ गया है, advise patient. बहुत कुछ आ गया है, तो अब हम भी धीरे धीरे पुराने सर्जन होते जा रहे हैं, 20-22 साल हो गए तो आते हुए पड़ी है पुराने वाली, बट सो आप बताइए केस आ रहा है तो हमने एलर्जी देखिए, अभी बात करते करते एलर्जी फंगल साइनोसाइटिस की बात कर ली, एल्कलाइन नेजल टूल्स की बात कर ली, एक इंडिकेशन मैंने बता दिया आपको जहां मे बी इट विल हेल्प इमेंसली। यस, मैम तो वो आउट ऑफ द कोर्स चला जाएगा ये लोग मुझे खा जाएंगे बड़ी सर आप कहाँ की बात कर रहे हैं। मैं तो सर मैं जो सर ने स्टार्ट किया था एस्टन लॉस पे, माय फेवरेट टॉपिक, आई कैन टॉक आवर्स टुगेदर ऑन ईयर, बट वो नोट्स की बात चल रही है। ये हम बात है मेरा अपना जो ऑब्जर्वेशन है प्रैक्टिस का, उसमें एक शब्द में सब अपने पेशेंट्स को हर एक को बोलता हूँ, नॉन रिएक्टिव अवेयरनेस। नवीन को लिख के दिया है। मेरा अपनी ये है, जो लोग आज से 10 साल पहले तक जब ये हर बात पे रिएक्ट करना, ये बुरा लग रहा है, सरकार नहीं सुन रही, ये लोग नहीं सुन रहे, ये धीरे धीरे बंद हो, मेरे वजह से तो ये चलने वाली नहीं है। जितना मैं नॉन रिएक्टिव हुआ, कोल्ड होना, कोराइल होना बंद हो, अब नहीं होता। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम हर पेशेंट को बताएं नॉन रिएक्टिव अवेयरनेस, वरना हमारे ये साइनस ये सब जो है रिएक्ट, आप जितना आप देखेंगे वैसे भी जो बड़ी बड़ी पैथोलॉजीज हैं वो सारे रिएक्टिव लोग। माइल्ड जो लोग हैं, जो एक्सेप्टेंस मोड में रहते हैं लोगों के, उन्हें तकलीफ कम। सो मैं सॉरी, नहीं सो नाइस। अब देखिए यही बात मैं कहना चाहता हूँ, ये सारी बातें जो आती हैं ये आती जब आप एक्सटेंसिव हिस्ट्री हो साथ करते करते जो उसकी रिएक्टिव जो एंजाइटी है डिजीज की, जो रिएक्टिवनेस है ऐसे कहते हैं, मेक द पेशेंट काम डाउन, पेशेंट हैज टू काम डाउन, देन ओनली यू विल गेट अ गुड हिस्ट्री। एंड दिस इज वन पार्ट एज सर सेड, जो रिएक्टिव लोग हैं या जो साइड है उनमें फर्क है। सो ये एप्रीहेंशन जो है डिजीज के बारे में, ये सब आप जब कम करते हैं और 15 मिनट 20 मिनट आप पेशेंट से बात करते हैं तो आधा पेशेंट तो उनका भी ठीक हो जाता है, राइट? आधा आपकी एवरीबॉडी शुड बी, वो यही कह रहे हैं कि मुझे अपने हॉस्पिटल में वो एक्चुअली प्रिवेंटिव है, मतलब इतनी सारी बात तो ये बात है सर। नहीं सर, सो नाइस ऑफ सर, वी आर गेटिंग वेरी सर। Can I ask one question? या Sir, I have seen in my practice those they are suffering from allergic rhinosinusitis. When they come from the ENT doctor, after visiting them and taking their advice, they come to us, the doctor is saying, you have ENS, go for surgery and it will improve. How far this practice is right? We advise them it has nothing to do with the allergic factor, ENS. If it is giving some other problem, then you should go for the surgery. But the ENT doctors, they give this advice. How far this advice is true for the patient?
Very nice question, and commonly we see this. Now, दूसरा जो इंडिकेशन उन्होंने बताई मेरे को, अभी हमने बात करी एलर्जी फंगस सर्जरी करनी चाहिए. दूसरी इंडिकेशन मैम ने भी बताई है डीएनएस. ये एनाटॉमिकल एब्नॉर्मैलिटीज है. I will answer your question by the end of this. ये एक एनाटॉमिकल एब्नॉर्मैलिटी, आपको सबको पता है कि म्यूकोसिलरी क्लियरेंस से नोज में सीलियाज होते हैं, वो सीलियाज बीट करते हैं पोस्टीरियरली, फैरिंग्स में जाता है सारा सिक्रीशंस. ओके, दे बीट पोस्टीरियरली. सो यो म्यूकोसिलरी क्लियरेंस है, वो ये एनाटॉमिकल एब्नॉर्मैलिटीज ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, चाहे वो डीएनएस हो. अगर आपने सीटी स्कैन देखे हैं तो कॉन्का बुलोसा, जिसमें मिडल टर्मिनेट बहुत बड़ा होता है, एथमोइडल बुल्ला हाइपरट्रोफी, अल्सिनेट प्रोसेस, बेंड, ये सारी जो, और या अगर आप देख, ये सारी तो ईएनटी वाले देखते हैं. अगर आप अपनी प्रैक्टिस में एज अ फिजिशियन देखो तो आप जब नोज के एग्जामिन करते हो, कभी नोज देखेगा तो लैटरली आपको दो बड़े बड़े से स्ट्रक्चर दिखेंगे गोल गोल. वो इंफीरियर टर्मिनेट है, बड़े बड़े इंफीरियर टर्मिनेट. अगर आज तक आपने नहीं किया तो आप अपने पेशेंट का नोज एग्जामिन करना शुरू करिए, आपको पता लग जाएगा बीच में सेप्टम है और दोनों तरफ बड़े बड़े इंफीरियर टर्मिनेट. वीडियो चला दो. ये राइनोस्कोपी का वीडियो ये हमारे यहाँ बताया ना मैंने, इंटीग्रेटेड अप्रोच वाला. सो ये इंफीरियर टर्मिनेट तो हाइपरट्रोफ बड़े बड़े हैं, ये सिक्रीशंस को ड्रेन करने में हिंडर करते हैं. और मैंने क्या बताया, राइनोसाइनोसाइटिस का मेन कल्प्रिट क्या है, सिक्रीशंस स्टैग्नेंट हो जाते हैं और इंफेक्शन हो जाती है, साइनोसाइटिस हो जाता है. सो जहां भी ये ग्रॉस डीएनएस है, ग्रॉस डीएनएस सबको मिले, ग्रॉस डीएनएस है, तो उसमें उस जगह पे या हाइपरट्रोफिक टर्मिनेट्स है या वो सब है, वहां सर्जरी शुड बी डन टू रिलीव दैट एक्शन, जिसकी हम बात करते हैं ऑर्गेनॉन में भी सर. इफ आई एम नॉट रॉन्ग अबाउट द डायनेमिक एड एंड मैकेनिकल एड, जिसमें वो क्वेश्चन भी आता है सर्जरी में हमेशा. अफोरिज्म 180 कौन सा अफोरिज्म है वो? आई थॉट दे विल स्पीक हियर. ना यहां बोलते ना क्लास में बोलते. सो वो एक एड देना जरूरी है. अब मैम ने बात जो करी थी वो करी थी एलर्जिक राइनोसाइनोसाइटिस में डीएनएस साथ में था. इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री कम हियर. अगर उसकी हिस्ट्री एलर्जी की है तो एलर्जी हिस्ट्री आप नोज के मामले, थ्रोट के बहुत इंपॉर्टेंट है एलर्जी की हिस्ट्री लेना. कोई इनहेलेंट है, कोई इंजेस्टेंट है, या फंगस है, या पॉलन्स है, या एनीथिंग एल्स जिससे. अब वो कैसे लेते हैं पॉलन्स की, पता है ना आपको कैसे? आजकल ऑटम में बहुत ज्यादा इंक्रीज है राइनाइटिस में, बिकॉज पॉलन्स बहुत ज्यादा है. तो वो सीजनल होता है पॉलन्स. फंगस होता है कि घर में डैम्पनेस है, कमरे में डैम्पनेस है, फंगस एलर्जी. ये सिंपल आपको मैंने वो दिए हैं हिस्ट्री, तो इट गोज अ लॉन्ग वे. सो अगर एलर्जी की हिस्ट्री है, you don't have to go for septoplasty, that is DNS correction. क्योंकि आप DNS करेक्शन तो कर दोगे, एलर्जी कैसे ठीक करोगे? तो वो आपको वे करना है. DNS के बड़े सिंपल से सिम्टम होते हैं. शुरुआत होती है, मोस्ट कॉमन जो DNS है वो सी शेप्ड होता है. सी शेप्ड
जो डेविएशन होता है मोस्ट कॉमन होता है। शुरुआत होती है यूनिलैटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन से। पहले क्या होता है, पेशेंट को हिस्ट्री होगी, चोट लगी होगी बचपन में, फोर्सेस डिलीवरी, चोट लगी होगी बचपन में, उसके बाद उसको यूनिलैटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होना शुरू हुआ। धीरे धीरे वो कहता है कि मेरे दोनों तरफ ऑब्स्ट्रक्शन होता है। दोनों तरफ क्यों होता है? एनीबॉडी? डेविएशन तो एक तरफ है, दोनों तरफ क्यों होता है? बिकॉज अदर साइड का टर्मिनेट भी एनलार्ज हो जाता है, कंपनसेटरी हाइपरट्रोफी कहते हैं उसे हम। सो ये टिपिकल हिस्ट्री है। वहां आपको ये नहीं मिलेगी हिस्ट्री कि जी मैं सुबह उठता हूं तो छींके आती हैं, मिट्टी धूल के उसमें आ जाऊं तो छींके आती हैं, और नाक मेरा बहता है, आंखों में खुजली होती है, आंखों से पानी बहता है, तालू में खुजली होती है। ये सारे फीचर्स हैं एलर्जी के। या स्किन इरप्शंस हो जाती हैं। आपको हिस्ट्री में वो नहीं मिलेगी। जो डीएनएस कर रहा है राइनोसाइनोसाइटिस, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगी, पोस्टनेटल डिस्चार्ज मिलेगा, हेडेक मिलेगा, फेशियल पेन मिलेगा। आपको एलर्जी की हिस्ट्री नहीं मिलेगी। जहां आपको एलर्जी की हिस्ट्री मिलती है वहां डीएनएस करना फ्यूटाइल है ट्रीटमेंट। ऑफ कोर्स सबको अपनी दुकान चलानी है, तो दुकान चलाने के लिए बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं। आजकल तो हमारे कॉरपोरेट्स, चलिए लेट्स नॉट गो देयर। कोई सुन लेगा तो कहेगा साले तुम यहाँ खड़े होके IMA EDB के मंच पे खड़े होके कॉरपोरेट्स को गाली दोगे। नो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट कंट्रोवर्शियल टॉपिक। बट नहीं मैम, उसमें अगर देखिए असेसमेंट हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हिस्ट्री आपकी एलर्जी की मिलती है तो पेशेंट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सेप्टोप्लास्टी के बाद। अगर हिस्ट्री नहीं मिलती एलर्जी की, साइनोसाइटिस की हिस्ट्री जा रही है, तो पेशेंट इमेंसली हेल्प होगा वंस यू रिमूव दैट ऑब्स्ट्रक्शन। और साइनस सर्जरी over the years have become it has become very functional, very conservative. अगर हम सर्जरी कर रहे हैं और हमने देखा कि 1 सेंटीमीटर म्यूकोजा जो है 1 सेंटीमीटर के आसपास डिजीज्ड है, और उसके आगे म्यूकोजा 1 मिलीमीटर भी हो जो नॉर्मल हो, तो हम थोड़ा सा ही म्यूकोजा रिमूव करते हैं। फंक्शनल ओवर द ईयर्स, कंजर्वेटिव अप्रोच ओवर द ईयर्स बहुत ज्यादा है। तो इट इज जिनको आती है फेस फंक्शनल एंडोस्कोपी साइनस सर्जरी वो करते हैं, सो उसमें बहुत हेल्प होगी। राइट, नेक्स्ट। हाँ सर, आजकल एडिनोइड्स के भी केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं बच्चों में। So there are like 3 to 4 cases in my clinic which are going on. So, but there is a new and which are improving also. Like they, when they presented to me, they had sensorineural hearing loss grade 1, and now over the treatment for like 1 year or so, this hearing test came normal. Okay, so this is a good thing, and their acute infection, the frequency and intensity has also reduced quite a lot. But there is a new case which came up recently, and this child only presented with epistaxis and none of the other symptoms of adenoid hypertrophy. But of course, before coming to me, when they went to an ENT specialist, he advised them that it is, without doing the X-ray, he advised that this is adenoid hypertrophy only, and they should just get the removal done. So, epistaxis, is it a symptom of adenoid hypertrophy, and the child is 5 years What's the age? 5 years? And the cases you have treated as such of adenoids, what was the age of those patients? He was also suffering since he was 2.5 years of age. Now the child is 5.5. So we have 2 or 3 parts to your question. Number 1 is that what does adenoid cause for hearing loss? You want to just tell me? Actually, the case which is going well, that had snoring big time, as well as hearing loss when he came first, and grade 2 adenoid hypertrophy at that moment. So this was May 2024, and now all of the parameters like I mentioned, they are better. ठीक है, right. I will answer your question, and
we will bring sinusitis also in between. बैठिए. So adenoids की बारे में बात करी है, तो I will tell you it is the most common cause of rhinosinusitis in a child. Adenoid hypertrophy, most common cause. जिनको एडिनॉइड हाइपरट्रोफी होती है वो साथ में साइनोसाइटिस भी क्यों होती है? व्हाई? एनीबॉडी? बिकॉज दैट enlarged tissue there in the nasopharynx is a seat of infection. वहां कोई ना कोई बैक्टीरिया हमेशा ही रहता है जो रिकरेंट साइनोसाइटिस बच्चों में करता है, राइनोसाइनोसाइटिस. एक बात मैं यहां और चलते चलते छोड़ूंगा, जस्ट नोट डाउन फॉर यू, राइनोसाइनोसाइटिस इज नॉट दैट कॉमन इन चिल्ड्रन, नंबर वन. Secondly, rhinosinusitis should always be treated conservatively in children. And thirdly, if you find polyposis in a child below 10 years, you should always look for cystic fibrosis or anybody? एक और होती है जिसमें सीलिया बिकम्स इमोटाइल, कार्टाजिनस सिंड्रोम आपने पढ़ा होगा, शॉर्ट नोट आता था आपके एग्जाम्स में, या प्राइमरी सीलियरी डिस्काइनेजिया. 10 साल से नीचे अगर आपको पॉलिप दिखे बच्चे में तो ये दो डिजीजेस आपको हमेशा एक्सक्लूड करनी ही है, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड प्राइमरी सीलियरी डिस्काइनेजिया. पीसीडी का एक फॉर्म है कार्टाजिनस सिंड्रोम, राइट. सो अब ये क्वेश्चन जो इनका था, एडिनॉइड हाइपरट्रोफी की वजह से ये साइनोसाइटिस, मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट एक है. एक और ये राइनोसाइनोसाइटिस एक और जो डेवलप करता है एडिनॉइड्स की वजह से, बिकॉज ऑफ द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, उसकी वजह से बायोफिल्म्स बन जाती हैं. जो बायोफिल्म्स बन जाती हैं ओवर द एडिनॉइड टिश्यू, वो फिर पेनिट्रेट नहीं करने देती बाकी एंटीबायोटिक्स को. सो इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स का एक बड़ा कॉज है टुवर्ड्स राइनोसाइनोसाइटिस इन चिल्ड्रन. जहां तक बात थी, आपने बोला था कि उसको सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस था. इट वाज अ कंडक्टिव हियरिंग लॉस. एडिनॉइड्स में कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है, नॉट अ सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस. सो एज यू हैव ट्रीटेड द पेशेंट, इन्फ्लामेशन कम हुई, स्टेशन ट्यूबल ब्लॉकेज खुली और उसका हियरिंग लॉस ठीक हो गया. दैट वाज वेरी गुड. सो कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है एडिनॉइड्स में, नॉट अ एसएन लॉस, राइट. कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है. दूसरी बात उन्होंने बोला कि एपिस्टैक्सिस, जब मैंने उनसे पूछा एज क्या है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन उसकी हिस्ट्री है, ऑन एंड ऑफ नेजल ऑब्स्ट्रक्शन. एपिस्टैक्सिस ये 5 साल की उम्र में बात कर रहे थे. हमने यूनिलैटरल के बारे में बात नहीं, मैं बीच में अपने भी बीच में डाल रहा हूं, आप अपना आंसर ले लीजिएगा, मैं आपको आंसर दे दूंगा. हमने यूनिलैटरल नेजल ब्लॉकेज के बारे में बात नहीं करी, बायलैटरल के बारे में भी बात करी थी एलर्जी फंगल में. यूनिलैटरल नेजल ब्लॉकेज जब होता है और आपको पॉलिप दिखता है तो वो सस्पिशन ज्यादा बढ़नी चाहिए आपकी एज के हिसाब से. Of course, if it is a polyp in 40 years plus, you should always think for a carcinoma. If it is a polyp between 10 to 20 years, unilateral, a male, you should always look for again a tumor called as JNA, juvenile nasopharyngeal angiofibroma. JNA उसका शॉर्ट फॉर्म है, आप देखेंगे तो आपको पता लग जाए, जुवेनाइल नेसोफरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा. अगर यूनिलैटरल के बारे में, तो मैं ये कह रहा था कि जो क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस है वो ज्यादातर बायलैटरल मिलता है आपको. इसमें एलर्जी इज द कॉज. इथमॉइड जो आपको मिलते हैं पॉलिप्स, अगर यूनिलैटरल मिलता है तो यू शुड बी ऑलवेज सस्पिशियस एंड यू शुड ऑलवेज इन्वेस्टिगेट फर्दर एंड इमेजिंग शुड बी डन. सीटी स्कैन है जिसमें आपको पता लगता है कि ये एक एंट्रोपोइनल पॉलिप है जो इन्फेक्शन की वजह से होता है, या जेएनए है या कार्सिनोमा है, डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ द पेशेंट.
एपिस्टैक्सिस के बारे में उन्होंने मुझसे पूछा था कि एडिनॉइड्स में एपिस्टैक्सिस हो सकता है नहीं हो सकता, एंड एपिस्टैक्सिस इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स इन नेजल डिजीज, एंड बच्चों में खासकर 99% केसेस में आपको ये मिलेगा कि बच्चों को जुकाम होता है, जुकाम जब जमता है, क्रस्टिंग होती है, वो साफ करता है तो ब्लीडिंग होती है। वेरी डोसाइल। ओके, एक रीजन ये है। दूसरा है परसिस्टेंट अगर इंफ्लेमेशन रहे, उसका साइनोसाइटिस साथ में हो गया, उसको राइनोसाइनोसाइटिस। सो राइनोसाइनोसाइटिस का एक सिम्टम, चाहे वो 5th या 6th सिम्टम ही है, बट एपिस्टैक्सिस इज वन। नाउ एपिस्टैक्सिस, आपको ये भी पता करना है कि एपिस्टैक्सिस क्या पूरा ब्लड निकला, फ्रैंक ब्लड, या इट वाज मिक्स विद एक्सपेक्टोरेशन, या एक स्ट्रीक था ब्लड का। अगर मिक्स था एक्सपेक्टोरेशन के साथ तो आप निश्चिंत हो जाइए, वो इन्फेक्शन की वजह से है। अगर फ्रैंक ब्लड है तो यू आर लुकिंग फॉर अ मोर सिनिस्टर पैथोलॉजी, बट 5 साल का बच्चा है, वेरी रेयर you will find any sinister pathology. So if you treat that patient symptomatically or your medicine, I think epistaxis should die down. The other thing is, how do you diagnose adenoids? That is important. How do you diagnose adenoids? Yes? Yeah. Yeah. Soft tissue lateral view. Soft tissue lateral view, nasopharyngeal X-ray, 10 में से 7 लोग गलत करते हैं। सिर्फ 2 या 3 ही लोग हैं हमारे पूरे इस कृष्णनगर और बिहारों के इलाके में जिनको एक्सरे करना आता है वो वाला। और हर में लिख के भेज देते हैं जी 90%, मोर देन 75% ब्लॉकेज, मॉडरेट टू सिवियर ब्लॉकेज, ये ब्लॉकेज, वो ब्लॉकेज। आपको एडिनॉइड्स में मैं हमेशा से कहता रहा हूं, और हमेशा ही, और ये सिर्फ मैं कहा ही नहीं है, मैंने प्रैक्टिस भी किया है, एक्सेप्ट माय अर्लियर ईयर्स, जहां सिर्फ सर्जन के हिसाब से मुझे हाथ में चाकू दिखता था कि जो भी है काटो। वो अर्लियर ईयर्स, आई हैव बिकम वाइजर ओवर द ईयर्स। एडिनॉइड टिश्यू 2 साल से शुरू होता है बढ़ना, 9 साल तक बढ़ता है। 9-10 साल से वो रिग्रेस होना शुरू हो जाता है। अब वो सिम्टम क्या दे रहा है, इंपॉर्टेंस ये है। एडिनॉइड सब में एडिनॉइड्स होता है, वो सिम्टम क्या दे रहा है ये इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया अगर वो सीट ऑफ इंफेक्शन है, बच्चों में क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस कर रहा है तो उसको मेडिकली ट्रीट करना है। अगर वो कंडक्टिव लॉस कर रहा है और कंडक्टिव लॉस ट्रीटेबल है तो मेडिकली ट्रीट करना है। आपने एक्सरे नहीं कराना, आपने एक्सरे देखना नहीं है, ना एक्सरे की रिपोर्ट पढ़नी है। आपने देखना है कि नाक कितना खुला हुआ है पेशेंट का। सिंपल सा है, कॉटन वूल लीजिए, सबके पास कॉटन होती है, यहां रख के देखिए, बच्चे को बोले मुंह बंद कर बेटा और सांस ले। अगर वो कॉटन वूल हिल रही है दोनों तरफ से और नोज के अंदर कोई ज्यादा डिस्चार्ज नहीं है, कुछ नहीं करना, मेडिकल ट्रीट करो। और अगर ईयर उसका नॉर्मल है, अगर ईयर में इंफेक्शन बार बार हो रहा है और उसको कंडक्टिव लॉस हो रहा है, हियरिंग लॉस हो रहा है, देन यू माइट, बट वेरी सेल्डम, अगर आप ठीक तरह ट्रीट करेंगे पेशेंट को तो जरूरत पड़ती नहीं है एडिनोइडेक्टमी की, राइट? बताइए। Sir, we have many specific medicines also which was prescribed by Dr. Cooper in cases of adenoids hypertrophy and the child is having conductive hearing loss, like Agrafis mutans is one of them. I have tried in many cases. Tuberculinum is one of them. तो conductive loss भी treat हो जाता है या adenoids होते हैं। या जैसे आपने कहा कि सिम्प्टोप्लास्टिक
में उसको पेशेंट को करेक्शन देना ही चाहिए बायलेटरली। एक साइड में पॉलिप हो गया, धन्यवाद। करते हुए उसने दूसरी तरफ भी ऑब्स्ट्रक्शन की। और सर यदि हमने पॉलिप को रिमूव कर दिया या फिर की हाइपरट्रॉफी को उसको रिलीज नहीं कर दिया, यदि एलर्जी पेशेंट में है तो समवेयर एल्स, क्योंकि जो जनरली हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो ये कहते हैं कि स्पेशलिस्ट भी हमें ये कहते हैं कि दिस इज नॉट अ परमानेंट क्योर, इफ यू वोंट ट्रीट एलर्जी देन सेकेंडरी दोबारा से पॉलिप भी ग्रो हो जाएगा और दोबारा से सेम सिम्टम्स आ जाते हैं। हम दोबारा पेशेंट्स का देखते भी हैं कि 3-4-5 साल के बाद, क्योंकि एलर्जी कंटिन्यूड है तो प्रॉब्लम सेम फिर से आ जाती है सेप्टोप्लास्टी के बाद। सो जैसे आपने कहा कि हमें कई बार एलर्जेंस लाइफ लॉन्ग भी लेने पड़ते हैं, लेकिन विद जुडिशियस यूज ऑफ एलर्जेंस, क्योंकि उनके भी अपने साइड इफेक्ट्स हैं। यहाँ मेरा एक छोटा सा पॉइंट था सर जो मैंने अपने आप देखा कि एलर्जी बेसिकली हम एक लेमन्स लैंग्वेज में कहते हैं फलाने बंदे से मुझे एलर्जी है। आप दिल्ली की 2 करोड़ पब्लिक में हम ये कहते हैं कि पॉल्यूशन से एलर्जी हो रही है, यार आप आटा मत छानिए, आप झाड़ू मत लगाइए, आप ये मत करिए, आप वो मत करिए। एक ही घर में एक ही तरीके का खाना खाने वाला, एक ही तरीके से बाहर निकलने वाला व्यक्ति, लेकिन 5 लोगों में से 1 is having allergy. Why is this? That is his sensitivity, जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम आ रही है। So we again have to treat sensitivity. उसमें कई बार हम देखते हैं कि जैसे छोटे बच्चों में राइनाइटिस की जो सर प्रॉब्लम बता रहे हैं वो आती है, कई बार पेरेंट्स का इतना डोमिनेशन होता है कि नोज इज माय ईगो, नोज इज माय सेल्फ रिस्पेक्ट। तो हर व्यक्ति का सेल्फ रिस्पेक्ट है, बच्चे का भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो यदि आप उसको बार-बार किसी भी चीज के लिए टोक रहे हैं या बार-बार उसको अपने तरीके से चलाना चाह रहे हैं, इवन देन वी हैव सीन के पॉलीपोसिस आ जाता है, डीएनएस आ जाता है। सो अगेन जो डॉक्टर राणा ने अभी बात बोली थी कि केस हिस्ट्री लेना, उसके सर्कमस्टांसेस को जानना एंड करेक्शन वहां के लेवल पर देना, तब आपकी एलर्जी ट्रीट होती है। वी हैव सीन ब्यूटीफुली द केसेस ऑफ एलर्जी हैव बीन ट्रीटेड परमानेंटली एंड हम टेपर ऑफ करके सर एलेग्रा विथड्रॉ कराते हैं पेशेंट से 3-3 बार एलेग्रा ले रहा होता है, इवन देन लोग कहते हैं हम 5-5 बार ऑर्डरिन डालते हैं, आंटी हम हर 3 घंटे में मुझे ऑर्डरिन डालनी पड़ती है। मैं कहती हूं भाई तेरी अपनी जजमेंट है, इफ यू कैन ब्रीथ यू डोंट यूज ऑर्डरिन, मुझे विथड्रॉ नहीं कराना, तेरी अपनी जजमेंट है कि तुझे लग रहा है तू सांस ले पा रहा है, देन डोंट यूज ऑर्डरिन। यदि सांस ही नहीं आएगा तो कोई भी इंसान ऑर्डरिन यूज करेगा ही ना सर। तो दिस इज माय पॉइंट कि हम ये भी सबको बताएं कि सेप्टोप्लास्टी डेफिनेटली ये हमारा जजमेंट होना चाहिए वो कितना ब्रीदिंग उसको डिफिकल्ट है, सेप्टोप्लास्टी कहाँ नीडेड है और कहाँ हम जुडिशियसली उसका केस हिस्ट्री लेके उसकी। कई बार क्या होता है सर, हम आजकल फैंसी घरों में बड़े बड़े कर्टन्स लगा लेते हैं, साल बाद वो कर्टन्स खुलते नहीं। डॉक्टर अनिमेश आर्या का मैं देखती हूँ, डॉक्टर अनिमेश आर्या हमेशा ये चीज कहते हैं कि भाई बेड्स रखे हुए हैं, आपने कारपेट्स रखे हुए हैं, आप उनको नीट एंड क्लीन नहीं कर रहे हो, आप ब्लैंकेट्स में ब्लैंकेट्स यूज करते हो, सर्दी शुरू होती है तब निकालते हो, सर्दी खत्म होती है तब रख देते हो। आप अपनी बेडशीट तो हर हफ्ते बदलते हो, लेकिन वो ब्लैंकेट 4 महीना 5 महीना एज इट इज चल रहा होता है, व्हिच इज अ सोर्स ऑफ डस्ट माइट एंड यू आर टेकिंग इट ऑन योर नोज तक आप ले रहे हो एंड यू आर डेली ब्रीदिंग इन डस्ट माइट, दैट्स व्हाई गिविंग इट एलर्जी। सो यू हैव टू सर्च आउट फॉर मेनी रीजंस एंड इफ यू आर नॉट टेकिंग हिस्ट्री करेक्टली then you will miss many points and आप एक फेम होम्योपैथ के टैग लगा दोगे कि जी मैंने तो 4-6 महीने इलाज कराया था, कुछ भी इलाज सक्सेसफुल। बात वही है, बात हिस्ट्री की हमेशा आती है। जैसे हाउस डस्ट माइट के बारे में बात करी मैम ने, 10 में से 7 लोगों को दिल्ली में एलर्जी जो है वो हाउस डस्ट माइट की है। आउट ऑफ 10 7 पीपल हैव दिस। एचडीएम की हिस्ट्री है, तो एचडीएम की प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप रूम में सनलाइट नहीं आ रही तो एचडीएम तो आपके है ही। तो सनलाइट इज द ओनली थिंग विच विल किल हाउस डस्ट माइट। और एलर्जन इम्यूनोथेरेपी फिर आप कर सकते हैं, वो लॉन्ग प्रोसेस है। सो बिल्कुल हिस्ट्री टेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रैक्टिस में हैं और अभी भी आप सोच रहे हैं कि हिस्ट्री में टाइम लगाइए, 15-20 मिनट लगते हैं, मुझे ही अराउंड 15 मिनट लग ही आते हैं हिस्ट्री लेने में। आपके पास तो पेशेंट ऑलरेडी प्रिपेयर होकर आता है कि मैंने 1 घंटा लगना है। सो यू हैव एम्पल टाइम विद यू कि आप हिस्ट्री लो आराम से और बैठ के सब कुछ पूछो उससे, एंड इन द प्रोसेस एलिविएट द स्ट्रेस। ऐसे जो अभी मतलब पहले ही बात की, डॉक्टर जौहरी ने बात की थी, एलिविएट करना बहुत ज़रूरी है ये सिम्टम्स को। राइट, एनी मोर केसेस? या उनके
आपके यहाँ जो हिस्ट्री लेते हैं तो मैं तो पूछता हूँ घर में सीजन है और घर में सीजन होती है, जैसे हम बात कर रहे हैं और कई लोग उस सीजन को बता नहीं सकते और उसको टाइम लगाने का सीजन तो है। ऐसे केसेस में मैनेजमेंट में क्या करना चाहिए? और ये तो है कि बच्चा सो ही रहा है या घर के अंदर है, किचन में लेडी काम कर रही है, तो वहाँ पे किसी का बेडरूम में सो रहे हैं, वहाँ पर बेडरूम में जॉइंट फैमिली है, घर में रह रही है, जिस कमरे में उनको सोना पड़ रहा है वहाँ सीजन है ही, चाहे उसको टाइल्स लगा करके या ट्यूबवेल लगा के पास कर रहे हैं, तो वो है और उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे। इन केसेस को आगे कैसे मैनेज करें? वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट। एक वो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उससे निचले दरों पे उनको मार्शी आइलैंड में जो लोग रह रहे हैं वहाँ की जो कंप्लेंट्स हैं एनवायरनमेंट से निकाले होते हैं, मेंटेनिंग फैक्टर को आप नहीं, व्हाट ही इज सेइंग सर, वो जो मिडिल क्लास है ना लोग, वो मतलब अगर किराए पे भी रह रहे हैं उनके लिए इतना पॉसिबल नहीं कि वो किराए का भी रूम चेंज कर ले। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं। हाँ हाँ, नहीं होगा ठीक, वो होगा नहीं, वो होगा भी नहीं ठीक, वो मुश्किल है बड़ा। बिल्कुल। एक बार सभी होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए है, जब भी आप क्लिनिक में डिटेल केस टेकिंग करते हैं, always keep in mind and keep the chart on your table of Huntington disease classification. There is one part given, one type of disease is given in its classification, idiosyncratic personalities. In that he has mentioned, even in homeopathy, in spite of taking beautiful deep case taking, at times we create them, we can accept all the rules given by Dr. Honeyman in homeopathic case taking, follow them and then advise your patient. Never ever say that you can do this. Never ever. Always follow the rules given by Dr. This is I want to say. Sir, and one more question. What is the long-term side effect of decongestant? Which oral or No, nasal decongestant. Okay. राइट, मैं तो हमेशा पेशेंट को बोलता हूँ ये कि ये एक मीठा जहर है, इसको मीठे जहर की तरह लो। और जैसे मैम ने बात की थी कि वो एवरी 4 आवर्ली वो नेजल डीकंजेस्टेंट यूज़ करता है, जिसको ऑक्सीमेटाजोलिन देते हैं। और आजकल तो अभी देखिए, अभी आएगी बारिशें तो एफएम पे आएगी एड ओट्रिविन। सो वो डीपीसीओ मतलब आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, सारी दवाइयाँ तो काउंटर में मिल जाती हैं, बट जो ये लॉन्ग टर्म यूज कर, इसका जो रिकमेंडेड यूज है वो है 2 to 3 वीक्स डिपेंडिंग अपॉन द इंडिकेशन। अगर जिसने लॉन्ग टर्म यूज कर लिया 6 महीने, साल, 2 साल, उसको एक डिजीज होती है, बोलते हैं राइनाइटिस मेडिकोमेंटोसा, जिसमें फिर नाक खुलता नहीं है। अगेन एन इंडिकेशन फॉर सर्जरी, आपको टर्बिनेक्टमी करनी पड़ती है ताकि उसका नाक खुले और वो सांस ले सके। सो रिबाउंड कंजेशन ऐसी होती है कि फिर वो नाक खुलता नहीं है। सो दिस हैज टू बी दिस नेजल ड्रॉप्स, एक्सेसली ऑक्सीमेटाजोलिन, शुड बी डिस्करेज्ड बाय द पेशेंट, फॉर द पेशेंट। और बाकी एक वो बात चल रही थी एपिस्टैक्सिस की, जो क्रस्टिंग की बात चल रही थी। अब ना क्रस्टिंग में you need some kind of ointment in the nose. So we have tried, I have tried calendula ointment आती है हमारे बख्शी साहब की, तो वो आप अगर ट्राई करके देखेंगे तो वो, या किसी और की, मुझे इतना है नहीं इसमें, अगर आप ट्राई करके देखें कैलेंडुला ऑइंटमेंट, तो वो सिर्फ क्रस्ट को ही लूज नहीं करती, जो वो लोकल इन्फेक्शन होती है उसको भी कंट्रोल करती है कैलेंडुला ऑइंटमेंट जो है। सो जो जिसमें आपको क्रस्टिंग दिखे जिस पेशेंट में, उसमें कैलेंडुला ऑइंटमेंट और एल्कलाइन नेजल डूच दोनों बहुत हेल्प करता है। इसको प्रैक्टिस में लाइए अपनी, एंड यू विल सी द रिजल्ट्स, राइट। स्टीम ऑफ कोर्स, देखिए ह्यूमिडिफिकेशन इज वन रोल। अगर आपको राइनाइटिस है तो ह्यूमिडिफिकेशन, सिक्रीशंस का जितना ह्यूमिडिफिकेशन होगा उतना सिक्रीशंस थिन रहेंगी, तो स्टीम का रोल भी है।
स्टीम भी इम्पॉर्टेंट है. वंस देर इज क्रस्टिंग, वन देर इज नेजल ब्लॉकेज, तो स्टीम शुड बी अप्लाइड, शुड बी गिवन टू द पेशेंट. सर जैसे आपने जलनेती के बारे में बताया, हाँ जी. योगा के अनुसार जलनेती सूत्र नेती और तेल नेती भी होती है, उसमें तेल लेते हैं, तो क्या ये सेफ है? खैर अब जलनेती तो सेफ है एब्सोल्युटली. इवन सूत्र नीति वाले काफ़ी पेशेंट देखते हैं हम जो करके आते हैं, प्रिस्क्राइब भी करते हैं ये आप साथ करो इसके. तो तेल नीति का मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, कौन सा तेल यूज़ कर रहे हैं ये भी इम्पोर्टेंट है. सो बट जलनेती हेल्प्स, एब्सोल्युटली इट हेल्प्स. एनी मोर क्वेश्चंस? सो पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए हमारे जो आए हुए हैं बैक्सन के, उनके लिए एक हम लोग बात करेंगे. कब मिल रहे हैं हम? ट्यूसडे को. सो यू विल रीड अबाउट इन्वेस्टिगेशन ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड प्राइमरी सीलरी डिस्काइनेजिया. इन्वेस्टिगेशंस पढ़ेंगे इसकी और इस बारे में डिस्कस करेंगे हम. ठीक है, राइट. एनी मोर क्वेश्चंस फॉर टुडे? थैंक यू. Thank you, sir. Thank you for the wonderful session. Thank you for giving us a clinical aspect, how to diagnose, how to approach cases of sinusitis, and also which cases to refer to surgical domain, which cases fall in our domain. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. I request our chairperson of this session, Dr. A.K. Gupta, sir, to kindly provide your valuable comments and views on this topic. First of all, I must congratulate Dr. Samir Rana थैंक यू सर. for giving us such an interactive session where it was not substance, it was a main